उसको एनआईसीयू की इंटेंस केयर की जरूरत है या नहीं है। इस तरह की कोई सीरियस चीज है तो उसके लिए भी हमें एडमिट करना पड़ सकता है। वेट कितना होना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी का? कोई भी एक दवाई पूरी दुनिया में सारे बच्चों को देना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो जॉइंटिस क्यों होता है बर्थ पे होते ही? इसलिए पॉटी का रंग पीला। कि येलो कपड़े पहनाने से जॉइंटिस बढ़ जाएगा। अगर आप मुझे दिखाने ला रहे हो तो येलो कपड़े मत पहना के लाना। तेरा बच्चा रात में सोता है या जगता है? कुछ बच्चे दिन में बहुत सोते हैं, रात में बहुत जगते हैं। उठाने पर उठ जाना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। लेवल पे पेरेंट्स को कंसर्न होके अपने पेडियाट्रिक को कंसल्ट करना चाहिए। बच्चे को बार बार सांस में दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो बच्चे कॉलिक कैसे हो जाते हैं? रो रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहा है। किसी की माँ का दूध उतना नहीं आ रहा है, बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, मेरी तरफ से तो ना है। कह रहे तुम बच्चे को मीठा नहीं खिला रहे, तुमने नहीं खाया क्या बचपन में? तो भी आपकी हेल्थ पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। गोरेपन से ऑब्सेशन क्या है मुझे नहीं पता कि गोरा करने के लिए दूध मलाई काफी नहीं है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो मैंडेटरी लगनी ही चाहिए? तो 100% पेनलेस तो देखो मैं नहीं कहूँगा कोई भी वैक्सीन दावा कर सकती है। तो जैसी वायरस एंट्री करेगा वैसी अच्छी एंटीबॉडी बन जाएगी। तो उसको भुट्टी पिला दो, पानी में हनी डाल के दे दो। तो बने तो इसलिए हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए रिएक्शन कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं सर कुछ टॉनिक लिख दीजिए, इसकी हाइट बहुत कम है। तुम उसके टेस्ट करा के जानने की कोशिश करते हैं। या स्क्रीन टाइम से कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों ही चीजें नॉर्मल है। ऐसा बोलता है कि वॉकर में मत बैठा, उसके पैर टेढ़े हो जाएंगे। इनमें घर के नुस्खे बहुत कामयाब है। तो उसमें किस एज तक बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चे हो जाते हैं तो लाइफ का शेयर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अपने बच्चे को अपने समय से फलने फूलने दीजिए, विच इज द मोस्ट प्रेशियस असेट राइट नाउ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तो पेरेंटिंग ही है। सब काम खत्म होने के बाद लास्ट में थोड़ा सा बच्चों को देख लेंगे, उसको लास्ट के लिए मत रखिए। नमस्कार दोस्तों, पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी। एक घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, तो बच्चा पैदा करना या पेरेंटिंग एक नेचुरल प्रोसेस माना जाता था। बट आजकल एक बच्चा कंसीव करने से उसको इस दुनिया में लाने तक का सफर बहुत ही इंटेंशनल और फुल ऑफ प्लानिंग हो गया है। हर कोई अपने बच्चे को बेस्ट परवरिश देना चाहता है। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा सबसे हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग बने। हर एक छोटा डिसीजन एक सवाल बन गया है, और एक सवाल के गूगल और चैट जीपीटी पर बहुत सारे जवाब और रील्स मिल जाते हैं। पर कौन सा जवाब और कौन सी ओपिनियन आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करेगा? अगर इंडिया की बात करें तो एज पर रिसर्च 1960 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 161 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स। मतलब 1000 में से 161 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते थे। पर पिछले कुछ सालों में अच्छी पेडियाट्रिक केयर की वजह से वो रेशियो गिरकर 26 हो गया है। तो ये फिगर्स और स्टैट्स हमें बताते हैं कि टाइमली बच्चों की केयर, वैक्सीनेशन अवेयरनेस, सही न्यूट्रिशन और सही डिसीजन कितना बड़ा चेंज लाया जा सकता है। तो आज हमारे साथ है एक एक्सपर्ट पेडियाट्रिशियन हु हैज 10 years ऑफ प्रैक्टिस इन दिस क्लिनिक। और सो हम आपके सारे डाउट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चे के लिए इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकें। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर रावत। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आजकल के पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। पिछले कुछ सालों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत कम हुआ है, बट अभी भी पेरेंट्स घर के नुस्खे, दादी नानी की सलाह, ऑनलाइन ओपिनियंस के बीच में फंसे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकें। जी बिल्कुल। तो सर, जब एक लेबर रूम में एक बच्चा डिलीवर होता है तो आपके हाथों में एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो आप सबसे पहले क्या चेक्स करते हैं? डिलीवरी होने के तुरंत बाद सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि क्या उस बच्चे ने सांस लेना शुरू किया है या नहीं किया है। सबसे पहली चीज हमें यही देखनी होती है। ज्यादातर बच्चे पैदा होने के बाद कुदरती रूप से सांस लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को सांस लेने में समस्या हो रही है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमारा एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं। बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं, बच्चे को बैगिंग करके सांस लेते हैं, या अगर दिक्कत हो रही है तो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक यूज करके उसकी सांस स्टैब्लिश करते हैं। तो अंदर वो सांस नहीं लेता? अंदर तो सांस नहीं लेता, अंदर तो हवा है ही नहीं, तो वो सांस क्यों लेगा? अंदर बच्चे को सारा पोषण माँ की नाल के द्वारा मिलता है, जो बच्चे और माँ के बीच जुड़ी हुई होती है। ऑक्सीजन, पोषण, ग्लूकोज, ये सब नाल के द्वारा मिलता है, और बच्चे के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी नाल के द्वारा बाहर चले जाते हैं। लेकिन डिलीवरी होते ही वो नाल कट जाती है। अब बच्चा अपने ऊपर है, उसे सांस भी लेनी है, उसे कुछ टाइम बाद दूध भी पीना है, और अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स भी शूशु पॉट के द्वारा निकालने हैं। तो सर, कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको एनआईसीयू की इंटेंस केयर की जरूरत है या नहीं है? बेसिक देखते हैं, वो ये है कि क्या बच्चे का वजन पूरा है, बच्चे का वजन बहुत कम तो नहीं है, क्या बच्चे की मैच्योरिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा समय से पूरा आया है कि नहीं आया है,
और हम ये देखते हैं कि बच्चा जब पैदा हो गया, जो ट्रांजिशन जिसे हम बोलते हैं कि बच्चा पेट के अंदर सांस नहीं ले रहा था, बच्चा बाहर आया है, सांस ले रहा है, सांस सही से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसको तकलीफ तो नहीं हो रही है, सांस लेने के बाद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम कुछ चीज़ें और देखते हैं कि बच्चे की शरीर की बनावट है वो प्रॉपर है या नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, जैसे किसी की 6 उंगलियां हैं या छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, या कान का जो पिन्ना है वो ठीक से नहीं बना हुआ है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि भाई खाने की नली नहीं बनी हुई है, लैट्रिन का रास्ता नहीं बना हुआ है, इस तरह की कोई सीरियस चीज़ है, तो उसके लिए हमें एडमिट करना पड़ सकता है। अगर धड़कन ठीक नहीं आ रही है, मरमर साउंड हो रही है और बच्चे का ऑक्सीजन बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एडमिट करना पड़ सकता है। तो आइडियल वेट कितना होना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी का? आइडियल वेट हम बोलते हैं 2.5 से 3.5 केजी के बीच। अच्छा, उससे कम है तो ऑब्वियसली आईसीयू में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब 1.8 1.9 केजी के बच्चे भी अगर अदरवाइज स्टेबल हैं तो माँ के पास जा सकते हैं। अच्छा, तो सर ठीक है, अब बेबी बॉर्न हो गया, आपने उसके बेसिक टेस्ट कर लिए, उसका कोई डिफेक्ट नहीं है, वो हेल्दी है, उसका वेट ठीक है, तो उसको सबसे पहले उसके माँ के पास जब देते हैं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? यूँ समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं जो हम बच्चे के लिए कर सकते हैं। जो माँ का दूध है वो कुदरत का वरदान है जो बच्चे को मिलता है ना। तो माँ को देवता का दर्जा दिया गया है, तो माँ के दूध में ऐसी सारी पोषण होते हैं। माँ का दूध एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो बच्चे को 6 महीने तक पूरा पोषण दे सकता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से करने में सक्षम है। उसे किसी और सहारे की, किसी और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। क्योंकि कुछ डाइटरी चेंजेस आ गए हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट अब हम देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो सूरज की धूप का एक्सपोजर है वो उतना नहीं रहा है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसकी जो ड्रॉप देते हैं। वो ये पाया गया है कि जो माताएं हैं वो खुद ही विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल पहले थी कि हम काफी समय धूप में बिताते थे और काफी समय अपर बॉडी एक्सपोज रहती थी, हम काम करते रहते, हमारा ज्यादातर समय अंदर बीतता है। तो ये पाया गया है, काफी ज्यादा रिसर्च हुई है, कोई भी एक दवाई पूरी दुनिया में सारे बच्चों को देना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो काफी डेलिब्रेशन के बाद, काफी रिसर्च के बाद ये फैसला किया गया कि अगर हम बच्चों को जन्म से ही 1 साल तक विटामिन डी दें, तो उनको भविष्य में जो अर्ली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है विटामिन डी की समस्या से वो नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल हैं मार्केट में जो बच्चों को पोषण देने का दावा करते हैं। वो एनिमल मिल्क से बेटर हैं, गाय भैंस के दूध से बेटर हैं, पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद, बहुत सारी चीजें बनाने के बाद भी किसी भी रूप में ऐसा संभव नहीं है कि हम माँ के लिए दूध के लेवल तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, अगर किसी की माँ का दूध उतना नहीं आ रहा है, बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, या इनिशियली अगर सी सेक्शन हुआ है, माँ उस सिचुएशन में नहीं है कि बच्चे को फीड करा सके, तो फॉर्मूला मिल्क अगर किसी परिस्थिति की वजह से माँ का दूध नहीं दिया जा रहा है तो उसे उस टाइम और उतने मिनिमम समय के लिए जितना जरूरी है फॉर्मूला फीड देना चाहिए। तो कोई रिकमेंडेड फॉर्मूलाज अगर आप रिकमेंड करेंगे, कौन सा? मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बेसिक स्टैंडर्ड है, वो फॉलो करके ही सारी कंपनियां अपना फॉर्मूला बनाती हैं। ठीक है। तो जो भी आपके डॉक्टर बताते हैं, अगर बच्चे का वजन कम है तो लो बर्थ वेट फॉर्मूला होता है, नहीं तो एक स्टेज 1 फॉर्मूला होता है, अलग अलग कंपनियों का आता है। यस। और सब कंपनियां अपनी तरफ से अच्छा बना के देती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। और आपको अगर डाउट है तो अपने नर्सरी में जहाँ आपका डॉक्टर आपको अटेंड कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। तो सब बर्थ से लेकर 24 घंटे या 48 घंटे तक कोई इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो बच्चे को बिल्कुल लगनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए। इसमें 3 वैक्सीन होती हैं जो हर सेंटर पर लगती हैं, चाहे वो सरकारी सिस्टम में पैदा हो चाहे वो प्राइवेट में पैदा हो। उसमें है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप। ये सारी वैक्सीन बर्थ के 24 घंटे के अंदर दी जाती हैं और सब जगह दी जाती हैं। सरकारी अस्पताल में ये फ्री में उपलब्ध हैं, प्राइवेट अस्पताल में ये चार्ज करके दी जाती है। किसी वजह से अगर आप प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे को ले जाकर सरकारी में भी करवा सकते हो। अच्छा, अगर वो प्राइवेट में डिलीवर हुआ है और नहीं लग रही है या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या कुछ है, तो आप सरकारी में ले जाओ तो वो लगा देंगे? बिल्कुल लगा देंगे। सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन की हमारे देश में बहुत अच्छी सुविधा है, किसी प्रकार का कोई रिफ्यूजल नहीं होता है, आप जाके बच्चे को वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके। और सर जॉन्डिस बहुत ही कॉमन है, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, मतलब मैंने जैसे सुना है 95% बच्चों को बोलते हैं अरे इसको तो पीलिया है, ये तो पीला हो रखा है। तो जॉन्डिस क्यों होता है बर्थ पे होते ही? जॉन्डिस क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक तत्व होता है, उसका नाम होता है सीरम बिलिरुबिन। ओके। तो सीरम बिलिरुबिन पीले रंग का होता है। तो जब उसका स्तर बढ़ जाता है तो बच्चा हमें पीला दिखने लगता है। सबसे ज्यादा तो आंखों में दिखता है, क्योंकि आंखें सफेद होती हैं तो उसमें पीला सबसे पहले दिखाई देगा, बाकी पूरे शरीर में पीलापन दिखने लगता है। तो बड़े लोगों में जनरली जॉन्डिस तब होता है जब लिवर में कोई समस्या आ जाती है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि उसका लिवर
इस चीज के लिए तैयार नहीं है अभी बिलिरुबिन को सही से मेटाबोलाइज कर सके। तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो जैसे मैंने बताया नाल के द्वारा सारा बिलिरुबिन निकल गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो नाल काट दी हमने, ठीक है, अब लिवर पे लोड आ गया सारा। तो अब लिवर इस चीज को गेयर अप कर रहा है, अभी लिवर तैयार हो रहा है इस चीज के लिए कि ये सारा जो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करेगा, बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन कुदरती रूप से लिवर पॉटी के रास्ते निकाल देता है, इसलिए पॉटी का रंग पीला होता है ना, जो एक्स्ट्रा होता है। हाँ, तो वो निकाल देता है, लेकिन उसका जो एंजाइम सिस्टम है वो ठीक से सेट होने में टाइम लग जाता है। तो ये नेचुरल है, मतलब थोड़ा जॉन्डिस एट बर्थ इज नेचुरल? एट बर्थ नहीं, जनरली एट बर्थ जॉन्डिस नहीं होना चाहिए। अगर एट बर्थ जॉन्डिस है तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन एट बर्थ जॉन्डिस नहीं होता है। जॉन्डिस जनरली जो आता है वो 3 से 7 दिन के बीच आता है, क्योंकि तब तक बिलिरुबिन इतना बढ़ेगा कि हमें दिखाई दे, करेक्ट, विजिबल होगा हमें। हाँ, ओके, तो कितना तक नॉर्मल है, मतलब उसको धूप दिखाएंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा, या किस लेवल पे पेरेंट्स डिसाइड करें कि अभी मेरे को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या ठीक हो जाएगा? देखिए, कहीं भी डिलीवरी होती है, चाहे सरकारी में, चाहे प्राइवेट में, चाहे छोटे अस्पताल में, चाहे बड़े अस्पताल में, 2 से 5 दिन के बीच उस बच्चे को डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और उसमें आपका जो डॉक्टर है वो आप चेक करेंगे, वो देखेंगे कि बिलिरुबिन कितना देखने में जॉन्डिस ज्यादा लग रहा है। अगर एक स्तर से ज्यादा लग रहा है तो उसका टेस्ट कराया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है फोटोथेरेपी से, यानी कि 450 नैनोमीटर के आसपास जो वेवलेंथ होती है, यानी कि 440 to 490, इस वेवलेंथ के बीच की जो रेज जब बच्चे के ऊपर पड़ती हैं तो बिलिरुबिन का आइसोमराइजेशन होकर वो इजिली निकल जाता है, ठीक है। तो उस वेवलेंथ पे अगर उतना फ्लक्स देना है तो सन रेज बहुत ज्यादा देनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकली हम नहीं दे सकते। एक स्तर के ऊपर का हमारा जॉन्डिस चला गया है तो आपको धूप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जो ट्रीटमेंट जरूरी है। लेकिन धूप दिखाने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। बच्चे को लाइट का एक्सपोजर होता है, बच्चे को अच्छा लगता है, विटामिन डी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो धूप, अगर बच्चे को जॉन्डिस नहीं भी है तो भी आप धूप दिखाइए, एक सुरक्षित रूप से धूप दिखाइए, उसके अपने फायदे हैं। लेकिन अगर ये जॉन्डिस एक स्तर के ऊपर चला गया है तो आप धूप पे निर्भर मत रहिए, आप उसका इलाज कराइए जैसे आपको बताया। तो सर, बहुत लोग जब बच्चा बॉर्न होता है प्लान करते हैं कि इसको क्या कपड़े पहनाने हैं, तो उसमें येलो कलर अवॉइड करते हैं, और ऐसा मिथ है कि येलो कपड़े पहनाने से जॉन्डिस बढ़ जाएगा, तो क्या ऐसा सच है? नहीं, येलो कपड़े पहनाने से जॉन्डिस बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई मेरे पास आएगा बच्चा दिखाने और उसको पीले कपड़े पहने होंगे तो मुझे थोड़ा सा असेसमेंट में मुश्किल होगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, स्किन येलो है, अब येलो कलर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्किन पे पड़ेगी तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर आप मुझे दिखाने ला रहे हो तो येलो कपड़े मत पहना के लाना, मैं अच्छा से देख पाऊंगा, बाकी आप येलो कपड़े पहना लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बढ़ेगा नहीं, उससे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सर, बच्चे को कब नहलाना चाहिए? जैसे कुछ मानते हैं कि जब तक उसकी नेवल पूरी नहीं हट जाए बॉडी से, जो कटी है, तब तक उसको नहीं नहलाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि नहलाना तब तक अवॉइड करना चाहिए जब तक पूरी तरह, मतलब ऊपर से पानी पोर करके नहलाना तब तक अवॉइड करना चाहिए जब तक कि उसकी नेवल पूरी तरह से नहीं गिर जाती। उससे पहले आप स्पंज बाथ करते थे, और वो बहुत जरूरी है बच्चे को सफाई से रखना, स्किन फोल्ड को साफ रखना चाहिए, स्पंज बाथ देते रहना चाहिए। तो लगभग कितने दिन बाद फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ नेवल? जनरली 5 से 7 दिन में, और किसी किसी बच्चे में 8-10 दिन भी लग जाते हैं। ओके, ठीक है, तो तब तक उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, उसको सूखा रखना चाहिए, उसको डायपर के अंदर नहीं डालना चाहिए, उस पर शूशू पॉटी नहीं लगनी चाहिए, है ना, उस पर इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो पक ना जाए, अम्बिलिकल सेप्सिस ना हो जाए, पक ना जाए। ओके, तो सब मालिश कराना बच्चों के लिए सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, एक हल्के हाथ से जेंटल मसाज बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, और बच्चे को एक बॉन्डिंग मिलती है, केयर गिवर को भी कॉन्फिडेंस आता है बच्चे को पकड़ने का, छूने का, हैंडल करने का, बच्चे को एक प्लेजेंट फील होता है, तो उससे स्ट्रांग होता है बच्चा। स्ट्रांग कहना बड़ा मुश्किल है, मतलब कि एग्जैक्टली स्ट्रांग होता है या नहीं होता ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन अदरवाइज बच्चे को बेनिफिट मिलता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो सर, फीडिंग साइकिल कैसी रहनी चाहिए? जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि एवरी 2 hours यू शुड फीड अ चाइल्ड, वेदर यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला। तो अगर 2 घंटे से ज्यादा बच्चा सो रहा है तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि यार 4 घंटे हो गए, उठा नहीं है, तो उठा के दूध पिलाना चाहिए या उसको अपनी स्लीप लेनी चाहिए और जब उठेगा तब पिलाना चाहिए? बच्चा बहुत छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, तो उसे 2-2 घंटे पे भी दूध पिलाना चाहिए। ओके, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा उसका एक पैटर्न सेट हो जाएगा। कुछ बच्चे तो रेगुलर दूध पीते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जितनी देर जगेंगे उतनी देर जल्दी जल्दी दूध, ज्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं कि जब वो अवेक है, जग रहा है, तो वो आधे घंटे में दूध मांग लेगा, 1 घंटे में दूध मांग लेगा, 1.5 घंटे में दूध मांग लेगा, फिर वो 4 घंटे में 4-5 दूध पी लेगा।
अच्छा। फिर वो सो जाएगा, फिर वो 3 घंटे आराम से सोएगा, तो उसे 3 घंटे आप वेट कर सकते हो। ये देखना पड़ेगा कि बच्चे को एडिक्वेट वॉल्यूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या बच्चा बराबर यूरिन कर रहा है, बच्चा सुस्त तो नहीं है। 3 घंटे बाद आप उसको उठा के देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो सुस्ती हो गया। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका गैप बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ेगा, सोएगा ज्यादा। हाँ, जब जगेगा तो जगेगा, जल्दी जल्दी दूध पिएगा, फिर वो सो जाएगा, फिर वो सोता रहेगा, फिर उठेगा, फिर दूध पिएगा। ऑन डिमांड फीडिंग बोलते हैं हम इस चीज को। अगर बच्चा अवेक है और वो 1-1.5 घंटे में भी दूध मांग रहा है, पौना घंटे में भी मांग रहा है, तो उसे उस टाइम दे देना चाहिए। ओके। तो सर छोटे बच्चों का स्लीपिंग साइकिल कैसा होता है? मतलब उनको 24 घंटे में से बोलते हैं 2-3 महीने का बच्चा है, पूरे दिन सो ही रहा है, तो कितने आवर्स सोना सेफ है? बच्चे को बीच में उठ के दूध पी लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे 24 घंटे में 12 घंटे सो लेते हैं, कुछ बच्चे 16 घंटे सो लेते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ 10 ही घंटे सोते हैं। अच्छा। तो हर बच्चे का अपना अपना एक वेरिएशन है। कुछ बच्चे दिन में बहुत सोते, रात में बहुत जगते हैं। कुछ बच्चे 4-4 घंटे की साइकिल लगाते हैं, 3-4 घंटे सो लिए, 3-4 घंटे जग लिए। तो जैसे हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही बच्चों की भी अपनी पर्सनैलिटी होती है। पर यह है कि बच्चा कम से कम 3-4 घंटे में उठ के दूध पी लेना चाहिए, उठाने पर उठ जाना चाहिए, लेथार्जिक नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। तो आप अपने बच्चे को हैंडल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्लीपी है या लेथार्जिक है, सुस्त है या नींद में है। तो जब उठाएं तो बच्चे को रिएक्ट करना चाहिए, उठना चाहिए, भले ही उसके बाद वो दोबारा सो जाए। तो जब न्यू पेरेंट्स आपस में बात करते हैं तो पूछते हैं कि भाई तेरा बच्चा रात में सोता है या जगता है, तो ये जो रात वाली स्लीपिंग साइकिल होती है, जो सर्काडियन रिदम है, उसको कैसे सेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत छोटा है वो। सर्केडियन रिदम 24 घंटे की होती है, उसको पता ही नहीं है 24 घंटे कैसे होते हैं। तो सर्केडियन रिदम बनने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? मतलब 1 साल के बाद जाके बनेगी। 1 साल के बाद जाके वो दिन और रात समझने हाँ, लगता है। वो भी हमें बहुत सारा प्रयास भी करना पड़ेगा, उसे दिन में जगा के रखना पड़ेगा ना, तभी तो रात को सोएगा। अगर आप उसे 2 बजे से 6 बजे तक सुला दोगे तो फिर रात को नहीं सोएगा। कुछ बच्चे ना दूध गिराते हैं, जैसे थोड़ा सा दूध गिरा दिया या वोमिट कर दिया, तो ऐसा लगता है कि उसको ये दूध सूट नहीं कर रहा, ज्यादा पी लिया, तो ये कॉमन है? हाँ, या ये फिर किस लेवल पे पेरेंट्स को कंसर्न होके अपने पेडियाट्रिक को कंसल्ट करना चाहिए? देखो, बच्चों को क्या होता है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ तक दूध पीने के बाद उनका पेट भर गया है। बच्चे बड़े लोगों की तरह थोड़े से लालची होते हैं, तो जब तक मिल रहा है हल्ला मचा के, मांग के, मुंह बना के चूस लो, ले लो। भले ही वो संभल ले, वो संभल नहीं रहा है तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो मांगेगा। तो एक एज के बाद बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाता है कि कब रुकना है। अगर बच्चा दूध पी के उल्टी कर दे रहा है, लेकिन उल्टी करने के बाद वो रिलैक्स हो गया, खुश है, उसे कोई समस्या नहीं है, वो आराम से पेट भर के सो गया, उसके बाद बच्चा ठीक से यूरिन कर रहा है, कुछ टाइम बाद बच्चे का रेगुलर वेट गेन हो रहा है, तो ये चीज समस्या का इंडिकेटर नहीं है। लेकिन बच्चा उल्टी बराबर करता है, उल्टी करने के बाद वो बहुत बेचैन रहता है, ओवर द टाइम आपको लग रहा है कि बच्चा उल्टी कर रहा है, उल्टी करने के बाद इसका वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या बच्चा यूरिन उतनी नहीं करता है जितना कर रहा है, या बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि बच्चे को बार बार सांस में दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कभी क्या होता है रिफ्लक्स की वजह से वो दूध सांस में चला जाता है। तो ये चीजें कॉमन नहीं है। अगेन ये जो मैं चीज बता रहा हूँ प्रॉब्लम वाली, वो बहुत अनकॉमन है। कॉमन वही है कि बच्चा दूध पीता है, ओवरफीड कर लेता है, दूध पलट देता है, आप लोग परेशान होते हो, साफ करने में वो मस्त हो जाता है। तो जैसे आपने बोला कि पेट में बहुत ज्यादा ऐंठन हो सकती है, तो बच्चे कॉलिक कैसे हो जाते हैं इतने छोटे बच्चे, या गैस्ट्रिक कैसे हो जाते हैं, और क्या साइंस है उसके? कॉलिक का मतलब है कि बच्चा रो रहा है और किसी को समझ में आ रहा क्यों रो रहा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई उसे कपड़ा नहीं फंस रहा है, कोई धागा नहीं बंध रहा है, ये सब चीजें देख लेनी चाहिए। बच्चा भूखा नहीं है, बच्चा गीला नहीं है, सब चीजें आपने समझ ली, फिर भी बच्चा रोए जा रहा है, तो उसको हम कोलिक बोलते हैं। कोलिक वर्ड का मतलब है पेट में दर्द होना। क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता, तो बच्चे का पोस्चर देख के ऐसा लगता है कि शायद उसको पेट में दर्द हो रहा होगा। एग्जैक्टली क्यों हो रहा है किसी को नहीं मानता। एक थ्योरी है कि बच्चे की आंतें जो होती हैं वो मूव करना सीख रही होती हैं, तो प्रॉपर मूव नहीं कर पाती। जैसे हमने बताया था कि शुरू में लिवर को बिलिरुबिन मेटाबोलाइज करना नहीं आता तो जॉन्डिस हो जाता है, ऐसे ही आंतों को घूमना नहीं आता है तो हल्की हल्की सी जो उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़े से डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो बच्चे को दर्द होता है, लेकिन फिर आंतें सीखती हैं चलना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को शुरू के 5-6 महीने तक प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता है, सिर्फ मिल्क दिया जाता है, क्योंकि आंतें अभी लर्निंग फेज में होती हैं, वो सीखती हैं, मैच्योर हो रही हैं। ओके। तो अगर कॉलिक है, बच्चा हमें समझ आ गया कि भूखा नहीं है, गीला नहीं है, कुछ अटक नहीं रहा है,
तो उस पे पेट पे हींग लगा लेते बिल्कुल, हैं। हींग इज गुड, लगा हींग is सकते हो, good, लगा साइड इफेक्ट सकते नहीं है, उसको सहला सकते हो, मालिश कर सकते हो, सूदिंग टेक्निक लगा सकते हो, बच्चे को हम्म। थपकी दे सकते हो, बच्चे को मसाज कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये सब होम रेमेडीज आप होम recommend कर रेमेडीज सकते जो हैं। कल्चरल हैं, जो दादी नानी के नुस्खे हैं, वो सारे प्रयोग करने चाहिए, सब अच्छे होते हैं। ओके। तो सर जब बच्चा बॉर्न होता है, कुछ फैमिलीज में सिंबॉलिकली उसको घुट्टी दी जाती है, कुछ हनी चटा देते हैं, किसी के यहाँ कुछ और कस्टम हो सकता है, तो वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, इस मामले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है और यूनिसेफ है, तीनों इस मामले में एक मत हैं कि बच्चे को 6 महीने से पहले कोई भी माँ के दूध के अलावा या डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाई के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। ओके। और जो हनी है वो थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हनी को डाइजेस्ट करने के लिए जितना एसिड चाहिए पेट में, जिस तरह के एंजाइम चाहिए, छोटे बच्चे के पेट में नहीं होते हैं। तो टिटनेस और क्लोस्ट्रिडियम इन्फेक्शन भी हनी के द्वारा एक न्यूबॉर्न बेबी में हो सकते हैं, जिसके पेट में पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं है। तो मेरी बहुत क्लियर ओपिनियन है कि हनी या घुट्टी 6 महीने से पहले बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कि ऐसा बोलता है कि कॉलिक हो रहा है, तो 3-4 दिन से कॉलिक हो रहा है, या इसकी पॉटी नहीं आई है, या ज्यादा पॉटी कर रहा है, तो उसको घुट्टी पिला दो, पानी में हनी डाल के दे दो, तो इसका पेट संभल जाएगा। बट आपका सजेशन है कि नहीं जैसे मैंने देना। अभी भी बताया, बिल्कुल क्लियर है कि हमें नहीं देना है। हम्म, घुट्टी भी एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो जो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन है, अगर आप देखोगे उनकी वेबसाइट पर है या उनके प्रोडक्ट इंसर्ट पे लिखा हुआ है कि हम जन्म से दे सकते हैं, इतना ज़्यादा दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा कि उसके कॉम्पोजिशन क्या है। अलग अलग ब्रांड्स की घुट्टी है, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं बेबी के लिए। उसमें जो ग्राइप वाटर है के नाम से भी आजकल हाँ, आ रहा तो है। उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है, कॉम्पोजिशन जो है सुरक्षित है या नहीं है। तो कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख लो, थोड़ा सा आप नेट पर सर्च कर लो, अगर वो सुरक्षित है तो ही 6 महीने के बाद है, अन्यथा वो भी ना दें। बट 6 महीने से पहले तो स्ट्रिक्ट नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, फिर तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, मेरी तरफ से तो ना है। ओके सर। और सर काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाती हैं? नहीं, दिखती हैं, बड़ी दिखती है, होती नहीं है। ओके। और काजल नहीं लगाना चाहिए। तो जो बादाम से, कुछ लोग बादाम से ऐसे चम्मच पे काजल कहते हैं, होममेड काजल है या ऑर्गेनिक काजल के नाम से बहुत सारे आने लगे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, बच्चे की आंखों को काजल इरिटेट कर सकता है। बच्चे की आंखें बहुत नाजुक होती हैं और छोटा बच्चा ये बताने की स्थिति में नहीं होता कि उसे तकलीफ हो रही है। बड़े लोगों को भी काजल इरिटेट कर सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट बता पाएंगे कि मुझे तकलीफ है। जैसे आप और मैं काजल लगाएंगे, किसी ब्रांड का काजल सूट नहीं किया, आप कह सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो। अल्टीमेटली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, सुंदर दिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरी विचार से तो बच्चा जैसा पैदा होता है वही सबसे सुंदर होता है, और उसे किसी इस तरह के आभूषणों की जरूरत नहीं है। तो जैसे बच्चे को अगर नहला रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार, आपने जैसे बोला कि बच्चा जब पैदा होता है वो ही सबसे खूबसूरत होता है, तो क्या दूध से, मलाई से नहलाने से वो गोरा हो सकता है? गोरेपन से ऑब्सेशन क्या है मुझे नहीं पता, क्यों गोरा करना है ये भी मुझे नहीं पता। तो मेरी खुद की पढ़ाई चेन्नई में हुई है, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो उतने गोरे नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत। और जाहिर सी बात है कि गोरा करने के लिए दूध मलाई काफी नहीं है। स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट, हाँ, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत महंगा और बहुत सुपरवाइज होता है, और ऑब्वियसली बच्चे में हम लोग अपने घर में नहीं कर सकते। पर मोर इम्पोर्टेंट उसके जीन्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वो अपने साथ लेकर आया है, चाहे उसके बाल है, चाहे उसका रंग है, वो डोमिनेट करेगा इन सब चीजों से। वो डोमिनेट करेगा ही करेगा, शुरू में तो वही डोमिनेट करेगा। तो उसको बदलने के लिए आप इतना परेशान ना हो, और एक मॉइस्चराइजर, एक बेसिक सोप, अच्छा बेबी फ्रेंडली सोप, एक शैम्पू, एक मॉइस्चराइजर, वो प्रयोग करें। बेबी की स्किन का ध्यान रखें, उसको मॉइस्चराइज करें, ड्राई ना होने दें। इन सब चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय उसको कुछ लगा के गोरा करने के। और सर, बच्चे के बाल शेव कराना है, उसका मुंडन कराना, ऐसा है कि उसके जितनी ज्यादा बार उसका मुंडन होगा, उसके बालों की क्वालिटी या डेंसिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी? नहीं, इसके ऊपर कोई साइंटिफिक डेटा तो नहीं है कि भाई बार बार मुंडन कराने से बाल की डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये होता है कि बच्चे के जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाल आते हैं तो बड़े बेतरतीब रूप में आते हैं। कुछ बाल लंबे हैं, फिर कुछ बाल झड़ गए, फिर वो आ रहे हैं, तो एक तरह से लंबाई कम ज्यादा हो जाती है। तो मुंडन कराने से क्या होता है, एक तरह का रीसेट हो जाता है, फिर बाल एक बराबर लंबाई के आते हैं। तो एक बार मुंडन सफिशिएंट है, या हर एक महीने में 15 दिन में अगर कराओगे तो बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी? नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इससे लंबाई बराबर हो जाएगी, सुंदर दिखेंगे उस रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके बाल कम है वो मुंडन करा के एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
सर कुछ बच्चे 3 to 4 मंथ्स पे ना थंब सकिंग या फिंगर सकिंग करने लगते हैं, तो वो उनका टीथिंग प्रोसेस आसान करने की वजह से होता है कि कुछ नेचुरली करते हैं? हाँ, वो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। बच्चे के जब मसूड़े होते हैं और उनमें दांत निकलने वाले होते हैं तो उनमें एक तरह की इरिटेशन या खुजली जैसी होती है। ठीक है। तो बच्चा उसको सूद करने के लिए सूदिंग मैकेनिज्म के रूप में अपना अंगूठा या उंगली डाल के उसको हल्का हल्का रगड़ता है। तो नेचुरल उसको प्रोसेस है। रोकना अभी के चाहिए? लिए नहीं, इतने छोटे में कोई फायदा नहीं है रोकने का। बहुत सारे बच्चों को जब एक्चुअल दांत आ जाते हैं तो उसके अंगूठे को हर्ट करता है, वो बंद कर देता है। अच्छा। अगर नहीं भी बंद कर रहा है तो 2 साल तक तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप उसको एंकरेज करो हटाने को। अगर उसके बाद भी अगर नहीं बंद कर रहा है तो हम लोग अपने डॉक्टर से मिलके उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ दवाई से या कुछ तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे अगर वो थम्स अप कर रहे हैं तो इट्स ओके। हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आगे कोई नुकसान नहीं होगा, उसका दांत खराब नहीं होंगे। ऐसे बोलेंगे कि दांत आगे आ जाएंगे उसके, या टॉन्सिल्स हो सकते हैं? टॉन्सिल तो नहीं हो सकते, दांत आगे आ सकते हैं, लेकिन ये दांत तो वैसे भी चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। परमानेंट टूथ आने से पहले तो हमेशा हटा देना चाहिए, क्योंकि परमानेंट टूथ आ गए और फिर वो टेढ़े हो गए, फिर वो डेंटिस्ट ब्रेसिंग करके ठीक कर पाएगा, अपने आप ठीक नहीं होंगे। तो अगर ये थंब सकिंग की हैबिट हटानी है तो अगर पैसिफायर यूज करना है तो वो कर सकते हैं या नहीं नेचुरली? पैसिफायर इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट। ओके। पैसिफायर हटेगा, जो बच्चे पैसिफायर लेते हैं वो पैसिफायर हटते ही थंब दोबारा मुंह में डाल लेते हैं। अच्छा। तो इसके लिए एक बच्चा मैच्योर हो जाता है और उसको किसी और चीज में एंगेज करा जाए, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करा जाए, तभी वो थंब सकिंग हटती है। उसका हाथ कहीं और जगह बिजी हो जाएगा तो मुंह में नहीं जाएगा। तो सब छोटे बच्चों की पॉटी साइकिल कैसी रहती है? जैसे जब बच्चा बॉर्न होता है 1 महीने तक वो दिन में 4-4 बार ये पॉटी कर सकता है, रात में कभी करता है, दिन में कभी करता है, या कभी ऐसा हो जाता है कि 3 दिन 4 दिन तक भी पॉटी नहीं किया, तो क्या ज्यादा पॉटी कर रहे हैं तो उसको लूज मोशंस है, या अगर कम पॉटी कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है? तो कैसे रिएक्ट करें मेरे? जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों ही चीजें नॉर्मल है। ओके। कुछ बच्चे का डाइजेस्टिव पैटर्न इस तरह का होता है कि पॉटी वो जल्दी नहीं करते हैं, यानी कि पॉटी 3-4 दिन बाद ही करते हैं, क्योंकि मिल्क बेसिकली लो रेजिड्यू डाइट होता है, उसमें फाइबर नहीं होता है, उसमें केजिन प्रोटीन होता है जो पॉटी बनाता है। ओके। तो अगर उसमें फर्मेंट नहीं हो रहा है तो वो पॉटी नहीं ज्यादा बनेगी और वो रुक रुक के आएगी। किसी बच्चे के पेट में फर्मेंटेशन ज्यादा होता है, उसमें फिर पॉटी जल्दी जल्दी बनती है, तो वो कोई बीमारी नहीं है, अगेन वो भी एक नेचुरल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का पार्ट है। बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे ही दूध पीते तुरंत पॉटी कर देते हैं, वो भी नॉर्मल है। दिन में 6-8 बार पॉटी कर रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। और कोई बच्चा अगर 3-4 दिन में एक बार कर रहा है, उसे कोई और तकलीफ नहीं है, बच्चा ठीक से दूध पी पा रहा है और रिलैक्स है, तो उसको भी नॉर्मली माना जाएगा, उसमें भी कोई बीमारी की मतलब पेरेंट्स कंसर्न हो जाते हैं कि 6 बार पॉटी करी, डिहाइड्रेट हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं है अभी तो बट वो नॉर्मल है, जितना डाइजेस्ट होना था वो हो गया, जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया, राइट? हाँ, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हमें एक बार देखना पड़ता है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉटी एवरी मील स्मॉल अमाउंट 6 to 8 टाइम्स आल्सो इज नॉर्मल, इतना भी नॉर्मल है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा पॉटी कर लिया। और अगर बच्चा डिहाइड्रेट होगा तो आपको देख के लगेगा, मतलब फिर वो आप समझ पाओगे इस चीज को, बच्चा सुस्त होगा, बच्चे के चेहरे पे चेंजेस आएंगे। तो लगभग कितने टाइम बाद ये साइकिल सेट हो जाती है कि दिन में 1 या 2 बार कर रहा है? 6 महीने तक भी लग जाते हैं इस चीज को, 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं कई बार साइकिल सेट होने में। और छोटा बच्चा कई बार पॉटी करता है या कुछ दिन में रुक के भी करता है तो वो चीज नॉर्मल है, उसके लिए पेडियाट्रिक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं। हाँ, अगर एक्सट्रीम ज्यादा परेशानी है, अगर बच्चा पॉटी फंस गई, रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, तो कंसल्ट करना है। या बच्चा बहुत बार पॉटी कर रहा है, आपको लग रहा है बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है, या आपको आंखें थोड़ी सी उसकी धसी लग रही है, दिक्कत ज्यादा लग रही है, तो आपको कंसल्ट करना है। ये रिसेंट चेंज है, जो बच्चा 2 बार पॉटी कर रहा था वो अब कल से 6 बार कर रहा है, तो कंसल्ट करना है। ठीक है सर, टमी टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटाना कितना फेवरेबल है? टमी टाइम इज गुड फॉर द बेबी। ठीक है, टमी टाइम में क्या करते हैं कि सुपरवाइज्ड सिस्टम में बच्चे को पेट पे लिटा के रखते हैं, उसको बैक मसाज करते हैं, तो उससे बच्चे का डाइजेशन इंप्रूव होता है, हेड लिफ्टिंग इंप्रूव होती है, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। पर इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि इट शुड बी ऑलवेज सुपरवाइज्ड। बच्चा जगता हुआ होना चाहिए और आप भी जगते हुए होना चाहिए। एक बार बच्चा सो जाए तो बच्चे को सीधा लेटाने देना चाहिए। जो बच्चे उल्टा लेटते हैं उनको उल्टा सोना नहीं चाहिए? नहीं, बच्चे को उल्टा नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं SIDS, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ ए न्यूबॉर्न। इसमें ऐसा पाया गया था कि जो बच्चे उल्टे सोते हैं उनमें इस चीज का रिस्क ज्यादा होता है। एग्जैक्टली कोई नहीं जानता क्यों होता है, हो सकता है कि बच्चे को सांस में दिक्कत हुई, मुंह में सिक्रीशन फंस गए, लेकिन ये पाया गया है कि बच्चे को उल्टा लंबे समय तक सुलाना एक रिस्की थिंग है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
बच्चे को टमी टाइम तब तक देना चाहिए जब तक आप भी अलर्ट अवेक हो, बच्चा भी अलर्ट अवेक है। एक बार बच्चा सो गया, रिलैक्स हो गया, आप उसको सीधा सुलाएं, और जब आप खुद भी सो रहे हैं तो बच्चे को सीधा लटा के सोएं, उल्टा लटा के आप खुद भी ना सोएं। जो आप SIDS बोल रहे हैं, लगभग किस एज तक इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है? बाय डेफिनेशन इट इज टिल 1 ईयर इन्फेंट। तो सर जैसे 6 महीने तक हमने बात की कि माँ का दूध सफिशिएंट होता है बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए। जी बिल्कुल। तो जो पानी है वो किस किस एज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो और क्या बॉइल्ड पानी देना चाहिए या नॉर्मल पानी भी ठीक है? पानी जनरली हम तब इंट्रोड्यूस करते हैं जब बच्चों को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चे को दूध के अलावा अन्य पोषक तत्व देना शुरू करते हैं। बच्चे को खिचड़ी दलिया जो भी ट्रेडिशनल फूड दिया जाता है वो देना शुरू करते हैं, तो साथ में थोड़ा सा पानी भी देते हैं। तो सॉलिड भी किस किस एज पे शुरू करना चाहिए? क्लासिकली 5.5 से 6 महीने पे हम लोग सॉलिड डाइट स्टार्ट करने की सलाह देते हैं। और उसके साथ साथ हम पानी भी दे सकते हैं। कुछ भी खिलाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा पानी पिलाया जाता है ताकि पानी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती रहे। जो भी सुरक्षित पानी है, सेफ वाटर है, वो हम यूज कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो वाटर बॉयल फॉर 20 मिनट्स एंड कूल डाउन इज द स्टैंडर्ड। अगर आपको श्योर नहीं है कि आपको जो पानी जो आप पी रहे हो वो प्रॉपर सुरक्षित है या नहीं है, तो पानी को अपने घर में खुद बॉयल कीजिए 20 मिनट तक, उसके बाद ठंडा करिए, दैट इज सेफ। तो काऊ मिल्क किस एज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो कहती है कि 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए। WHO वाले कहते हैं कि 9 महीने के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और एज ए कुकिंग मीडियम आप 6 महीने बाद भी थोड़ी मात्रा में दे सकते हो। जैसे अगर सॉलिड स्टार्ट किया तो उसको अगर खीर देना है, हाँ, तो खीर बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में आप एनिमल मिल्क प्रयोग कर सकते हो। पूरा पिलाने के लिए कम से कम 9 महीने वेट करना चाहिए। 9 महीने बाद भी आप एक बार इंट्रोड्यूस करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को सही सूट कर रहा है तो आप देते रहिए, वरना फिर 1 साल तक वेट करके 1 साल के बाद भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब 2-3 महीने में क्या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए जिस प्रकार के एंजाइम चाहिए होते हैं, जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसके बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो पार्शियली डाइजेस्ट करके हम लोग अपने पेट में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे बॉडी को बनाने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो गाय के प्रोटीन है वो उसके बछड़े के लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो अगर हम उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट ना कर पाए तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो कि बने तो इसलिए हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए रिएक्शन कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉरेन प्रोटीन है, वो हमारी माँ का प्रोटीन नहीं है। ठीक बात है। लेकिन एक उम्र के बाद वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएंगे, वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो वो फिर एलर्जेनिक नहीं रहेंगे। तो वो लगभग सेफेस्ट एज इज 1 ईयर कि उसके हाँ, बाद सेफेस्ट एज तो 1 ईयर ही है। हाँ, उसके बाद किसी किसी को मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, वो फिर किसी भी उम्र पे हो सकती है, उसका फिर आप वो 20 साल पे भी हो सकती है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वैसे मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है। लैक्टोज शुगर है और मिल्क प्रोटीन है, तो दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, दोनों ही दूध में पाए जाते हैं, दोनों से। तो सर जब बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको नमक या शुगर, इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है? नमक डालना चाहिए अगर कुछ नमकीन खिला रहे हैं, या अगर कुछ मीठे का खिला रहे हैं या दूध का बना के खिला रहे हैं तो उसमें शुगर डालना चाहिए? दूध में तो खुद ही शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, जैसे नमक बहुत थोड़ी मात्रा में शुरू में दे सकते हैं। शुगर जितने समय तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि ये आजकल घर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। दादी नानी या दादा नाना को थोड़ा सा शौक होता है कि अरे तुम बच्चे को मीठा नहीं खिला रहे, तुमने नहीं खाया क्या बचपन में? बट जो यंग पेरेंट्स हैं, मॉडर्न पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं देना है इसको, बिस्किट नहीं खाएगा या खीर में मीठा नहीं डालेगा। तो दिस इज ट्रू कि जितना डिले किया जाए शुगर उतना बच्चे की फ्यूचर हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, जितना डिले शुगर किया जाए, या फिर यूं समझ लो कि अगर आप शुगर पूरी तरह छोड़ दें तो भी आपकी हेल्थ पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। रिफाइंड शुगर खाए बिना एक इंसान एक स्वस्थ जीवन बिताने में पूरी तरह सक्षम है। आप कभी ऐसे ट्राई कीजिए, केसर डाल के, इलायची डाल के खीर बनाइए, बिल्कुल चीनी मत डालिए, देखिए क्या स्वादिष्ट बनती है। सॉल्ट थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, सॉल्ट जरूरी होता है, पर छोटे बच्चे की किडनी क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होती है, तो सॉल्ट की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई मेटाबॉलिक इश्यू। दूसरी बात है कि बिहेवियरल इश्यूज। अगर बच्चे को शुरू से ही ज्यादा मीठा या ज्यादा नमकीन खाने की आदत पड़ जाएगी तो बाद में वो भी इन्हीं चीजों को क्रेव करेगा। तो शुरू से हमें ऐसा टेस्ट डेवलप करना है, जैसे मैंने बोला कि अगर बच्चे को जन्म से ही बिना चीनी की खीर खिलाई जाए तो आगे जाके वो उसे बिना चीनी की खीर खाने की आदत पड़ जाएगी, तो वो उसे उस चीज में भी टेस्ट आता रहेगा, उसके टेस्ट बड्स थोड़ा वैसा ही डेवलप हो जाएगा। हाँ, उसे वो चीज अच्छी लगने लगेगी। तो सब बच्चे की ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि 1 महीने के बच्चे का इतना वेट और हाइट होनी चाहिए, 6 मंथ्स पे इतना, या 1 साल पे इतना होना चाहिए।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। हम बच्चे को जब भी हम विजिट करते हैं तो हम बच्चे का वजन लंबाई नापते हैं और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। ओके। शुरू में तो बच्चे की ग्रोथ होती है, उसके बर्थ वेट पे डिपेंड करती है कि बर्थ वेट कम होता है उससे कैसे कैसे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसको हम चार्ट करते हैं। और एक उम्र के बाद इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की माँ बाप की हाइट कितनी है। तो ये सारी चीजें कि बच्चे का बर्थ वेट क्या था, उसके पेरेंट्स की हाइट कितनी है, और इसके हिसाब से हम लोग आपको बता पाते हैं कि ये बच्चा अपने जेनेटिक पोटेंशियल और बर्थ वेट के हिसाब से सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स बड़ा कंसर्न हो जाते हैं अगर वो माइलस्टोन टाइमली अचीव नहीं हो रहा कि 1 साल का बच्चा है मेरा इतने किलो का नहीं हो पाया, तो इज इट अ बिग कंसर्न? उसको कितना सीरियस लेना चाहिए पेरेंट्स को? अब ये तो डिपेंड करता है ना कि कितना लैग कर रहा है। अगर थोड़ा सा लैग कर रहा है तो जब भी हम एक कैलकुलेशन बनाएंगे तो हम बताएंगे कि इसका क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो उसका एक जी स्कोर कैलकुलेट होता है। उसको फिर पेरेंट्स से कंपेयर किया जाता है, उसको बर्थ रिकॉर्ड से कंपेयर किया जाता है। एक हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है। अगर बच्चे का पहले वजन कम था और आज बढ़ गया है, चाहे आज भी कम है लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ गया है, तो वो अच्छा है। करेक्ट। अगर बच्चा फेल्टर कर रहा है तो उसको देखना पर चले, भले एक सिंगल पॉइंट की कोई खास वैल्यू नहीं है, एक चार्ट जो है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो माइलस्टोन्स है ये बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है? हाँ, बॉयज के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं। जो हमारे रेफरेंस चार्ट्स हैं वो बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही है। तो अगर ये वेरी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप जैसे कह रहे हो कम ज्यादा है, पेरेंट्स कह रहे हैं सर कुछ टॉनिक लिख दीजिए, इसकी हाइट बहुत कम है या वेट कम है तो वेट बढ़ाने के लिए टॉनिक लिख दीजिए, तो आपको लिखते हैं कोई टॉनिक? कभी कभी लिख देते हैं पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पर हम ये भी काउंसिल करते हैं कि इट इज ओनली पार्शियल सप्लीमेंट, मेनली इसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो उसके डाइट से ही होगा। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चा का वास्तव में कंसर्निंग लेवल पे है तो हम उसके टेस्ट करा के जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। क्योंकि हम वेट हाइट के कैलकुलेशन से ये भी जान सकते हैं कि जो लैग है वो न्यूट्रिशनल है या कुछ और है। अगर न्यूट्रिशनल होगा तो हमारे नंबर्स कुछ और आएंगे, कुछ और होगा, कुछ और कॉज लग रहा होगा तो नंबर्स कुछ और तरीके आएंगे। तो मेरे कंप्लीट असेसमेंट के बाद एक आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे में किस तरह से समस्या हो रही है। सर वैक्सीनेशन का क्या सिस्टम रहता है? जैसे हमने बात की कि 24 आवर्स या 48 आवर्स में 3 वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद जो वैक्सीनेशन सीक्वेंस रहता है क्या वो फिक्स होता है? अगर आगे पीछे हो जाए तो चल जाएगा, या कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो मैंडेटरी लगनी ही चाहिए? मैंडेटरी वैक्सीन जो है WHO रिकमेंडेशन अगर हम देखें तो, और IAP रिकमेंडेशन देखें तो डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टिसिस, पोलियो का इंजेक्शन है, H1N1 है, हेपेटाइटिस बी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, रोटावायरस वैक्सीन है ना, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, वेरिसिला वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, और भी कुछ वैक्सीन हैं। तो ये वैक्सीन जो होती हैं जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका जब भी आप बेबी की डिलीवरी करते हैं तो आपका पीडियाट्रिशियन आपको मिलता है तो आपको एक चार्ट देता है, उसमें लिखा रहता है किस तरह से वैक्सीन देनी है। तो जो भी डेट है उस दिन या उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। अगर आप डेट मिस भी हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, वो आपको बता देगा किस तरह से वैक्सीन देनी है। इसमें बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है लगवानी है, उसमें तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, समय निकाल के चाहे पैसे नहीं भी हैं तो भी फ्री में जाकर तो लगवानी है। वैक्सीनेशन का एग्जैक्ट कांसेप्ट क्या है? मतलब वैक्सीन लगती क्यों है? वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ये है, इट्स लाइक ट्रेनिंग द इम्यूनिटी। ओके। जिसको वैक्सीन नहीं लगती है उसकी भी इम्यूनिटी काम करती है, बीमारी से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। कैसे सुरक्षा प्रोवाइड करती है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, बैक्टीरिया, वायरस आता है, वो बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको फाइट करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तक हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना पाए, डैमेज हो चुका होता है, बीमारी हो चुकी होती है, ऑर्गन हमको नुकसान हो चुका होता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक डमी एंटीजन दे दिया जाए जो बीमारी करने में सक्षम ना हो, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसको बीमारी मान के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे। इसीलिए इट्स लाइक अ टारगेट प्रैक्टिस बाय अ टारगेट व्हिच कैन नॉट शूट बैक। इसीलिए जब बच्चे को फीवर आता ही है वैक्सीन के बाद, क्योंकि उसकी बॉडी में आर्टिफिशियली वो बीमारी डाली जाती है। एग्जैक्टली बीमारी नहीं, वो एंटीजन डाला जाता है जिससे हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। और इम्यून सिस्टम में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि इसके अंदर मेमोरी होती है। जैसे कि हमारे अंदर मेमोरी होती है, हम कोई क्लास अटेंड करके हम दोबारा 6 महीने बाद क्लास करें तो हम उस चीज को याद कर सकते हैं और एग्जाम में उस चीज को आंसर को लिख सकते हैं। इसी तरह इम्यून सिस्टम में भी मेमोरी होती है कि कोई एंटीजन, जैसे हेपेटाइटिस बी हमने जन्म पे एक डोज दे दी, ठीक है, फिर हमने आगे वाले डोज में बूस्टर दे दिए, ठीक है, तो इम्यून मेमोरी बन जाएगी। ओके। एंटीबॉडी लेवल डाउन हो जाएंगे लेकिन मेमोरी बनी रहेगी। अगर 20 साल बाद भी वो वायरस आएगा
तो इससे पहले कि वायरस नॉर्मल अनइम्यूनाइज्ड पर्सन में बीमारी तक पहुंच सकता है, उसके बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है तो जैसी वायरस एंट्री करेगा वैसी अच्छी एंटीबॉडी बन जाएगी। तो सर वैक्सीन भी अभी बहुत तरह की आने लगी है। पहले जब वैक्सीन लगती थी तो एकदम रेड हो जाता था, इरिटेशन होती थी या बुखार बहुत ज्यादा आता था, बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता था। अभी ऐसी वैक्सीन, पेनलेस वैक्सीन अपन उनको बोलने लगे हैं, उससे रेडनेस नहीं होती है, बच्चा फीवर भी नहीं होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है इन दोनों तरह की वैक्सीन में? जो पहले वैक्सीन आती थी वो एक पहले की टेक्नोलॉजी थी। तो उसमें क्या करते थे कि जो सेल होता था बैक्टीरिया का, उसको हम बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करते थे, उसको ऐसे वैक्सीन में डाल देते थे जिससे कि वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाए। ठीक है। फिर ये पाया गया कि ये तो बहुत परेशान कर रही है, तो थोड़ा सा उस पर स्टडी की गई, रिसर्च की गई। फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि वो कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए जाए जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून मेमोरी बनाते हैं। तो उसको फिर एक साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा उस बैक्टीरिया को क्लीव कर दिया जाता है और सिर्फ वही कंपोनेंट ले लिए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम बनाते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट उसमें से हटा दिए जाते हैं। तो 100% पेनलेस तो देखो मैं नहीं कहूंगा कोई भी वैक्सीन दावा कर सकती है। किसी भी वैक्सीन में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है और उतनी रिएक्टोजेनिसिटी नहीं होती है जितनी कि होल सेल वैक्सीन में होती है। तो इफेक्टिव से उतनी ही होती है जैसे पहले होती थी। ऐसा मानते हैं पेन कम हो रहा है, बुखार ही नहीं आ रहा, तो ये वैक्सीन तो इफेक्टिव ही नहीं। नहीं, ये तो एक मिथ है कि पेन नहीं हो रहा और बुखार नहीं आ रहा इसलिए वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, बॉडी हर चीज को अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर पेन नहीं आ रहा, बुखार नहीं भी आ रहा, तो भी अगर वैक्सीन सही डोज में लगी है तो इफेक्ट दिखाएगी। और सर जैसे सीजनल फीवर होता है या बच्चे बाहर जाते हैं, प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हैं, तो कितना फीवर तक हमको होम रेमेडी कर लेना चाहिए? या कोल्ड कफ है तो घर के नुस्खे कितने इफेक्टिव हैं और किस लेवल के बाद पेडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए? नॉर्मल जो वायरल चल रहे हैं, सीजनल वायरल चल रहे हैं, इनमें घर के नुस्खे बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि वायरल इलनेस में दवाई का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, एक टाइम के बाद वो ठीक होने वाले हैं। ठीक है। तो हमें कंफर्ट देने के लिए, जैसे फीवर है, फीवर के लिए आपने पैरास्टामोल दे दी, खांसी जुकाम है थोड़ा गुनगुना पानी दे दिया, शहद दे दिया, अदरक दे दी, और इससे अगर बच्चे को आराम मिल रहा है और 24 से 48 घंटे में बच्चा रिकवर हो रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप होम ट्रीटमेंट से भी मैनेज कर सकते हो। कुछ वार्निंग साइंस है वो देखने चाहिए। फीवर बहुत तेज अगर हो रहा है, बच्चे का खाना पीना कम हो गया है, बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही है, बच्चे की नींद डिस्टर्ब अगर हो रही है, तो कोई भी अगर वार्निंग साइंस अगर है तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और ब्लड टेस्ट किस सीवियरिटी लेवल पे आके कराना चाहिए या प्रिकॉशनरीली कब कराना चाहिए? प्रिकॉशनरी तो ब्लड टेस्ट कराना ही नहीं चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मतलब ही नहीं है ना। सीवियरिटी लेवल अगेन वो आपका डॉक्टर ही बता पाएगा, केस टू केस वेरी करता है ना। फीवर अगर लंबा चल रहा है, 5-7 दिन से ज्यादा चल रहा है, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं। या किसी को उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है तो पहले दिन भी करा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस मरीज को उस वक्त क्या बीमारी है, उसके हिसाब से अगर हमें लगता है कि ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, तो हमारे मन में कुछ डाउट्स होता है, वो हम क्लियर करने के लिए कुछ वी हैव सम क्वेश्चन आवर माइंड, उसका हम एक आंसर जानना चाहते हैं, उसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो रूटीन तो नहीं होता है। वी हैव टू गेट एन आंसर, वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड एंड वी आर ट्राइंग टू गेट एन आंसर विद दैट रिपोर्ट, उसलिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो सर आजकल सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की दुनिया में स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है एंड आउटडोर या फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो क्या आउटडोर एक्टिविटी से ओबेसिटी रेट बढ़ गया है या स्क्रीन टाइम से कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में देखने को मिल रहे हैं? ओबेसिटी कोविड के टाइम में हमको देखने को मिली। बच्चों ने 2-2 साल में इतना वेट गेन किया जितने 5-5 साल में नहीं किया था। स्कूल जाना बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, और एक बार बच्चों के हाथ में स्क्रीन लग गई कोविड में तो फिर वो छूट नहीं रही है। अब पेरेंट्स के लिए भी कन्वीनियंट टाइम है कि वो थके हारे आए हैं, बच्चा पीछे पड़ रहा है तो उसको फोन पकड़ा दिया, 1 घंटा वो भी उनको भी शांति से मिल गया। तो ये तो देखने में मिल रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी के जो एवेन्यूज हैं वो कम होते जा रहे हैं। और कॉम्पनसेशन में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, घर में उतने सदस्य नहीं हैं कि बच्चे को उतना टाइम दे सकें, और इससे संबंधित समस्याएं भी देखने को आ रही हैं। बच्चे के अंदर जो एक इम्पल्सिवनेस है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं कि बच्चे को तुरंत एक वीडियो चाहिए, फिर एक अगला वीडियो चाहिए, अगला वीडियो चाहिए, और वो केवल उस वीडियो के लिए नहीं, वो हर चीज के लिए हाँ, फिर वो हर चीज में ट्रांसलेट हो जाता है कि अभी मुझे टॉफी भी तुरंत चाहिए और हमें चॉकलेट भी तुरंत चाहिए। इतना हाई प्रेशर एडवर्टाइजिंग है। तो ये चीज थोड़ी सी समस्या कर रही है, हो रहा है, और इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। रेगुलेट करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम ही नहीं है बस पेरेंट्स के पास। हाँ, और एक जो फैमिली स्ट्रक्चर है कि घर में एक आध सदस्य ऐसा होता था जो बच्चे को पूरा समय दे सकता था, अब वो स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा है। तो जॉइंट फैमिली से जो न्यूक्लियर फैमिलीज का स्ट्रक्चर हुआ है, उससे ये भी बच्चों पे बहुत बड़ी समस्या है ये। दूसरी बात, फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चों को एक नेचुरल अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी कि बच्चे पार्क में 8-10 बच्चे इकट्ठे होकर वो खेल रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है।
हर कोई बच्चा क्लास जा रहा है, कोई यहाँ से आया दूसरी क्लास, दूसरी तो तीसरी क्लास, तो उसमें उसका पर्सनलाइज डेवलपमेंट हो रहा है, बट सोशली जो वो आउटडोर एक्टिविटी से सीख सकता था वो थोड़ा कम हो गया है। हाँ, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती थी। वहां पे कोई बोलने वाला तो है नहीं कि एक सर है और आप बच्चे हो। और लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ ओबीडियंस भी डेवलप होती थी। अब हर कोई तो लीडर नहीं बन सकता, तो अगर कोई लीडर बन गया है तो उसकी बात भी तो सुननी है, वो भी तो किसी को आना चाहिए। तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी में जहाँ कोई बड़ा सुपरवाइज करने वाला नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई आपका इंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर भी बच्चे मिलके गेम खेल रहे हैं और वो सोशल डेवलपमेंट होता था, वो अब नहीं है। पर हाँ, अगर वो नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट अपने बच्चों को किसी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी में आप डालिए, आप किसी कोच के अंदर ही डालिए, उसे 1 घंटे फुटबॉल खिलाइए, बास्केटबॉल खिलाइए, स्केटिंग कराइए। अगर रैंडमली बच्चे अपने आप ही खेल रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी खेल रहे हैं तो आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करके आए। तो क्या फूड हैबिट्स की वजह से भी कुछ ओबेसिटी रेशियो बढ़ रहा है? फूड हैबिट्स में तो जंक फूड बढ़ ही रहा है, देखने को मिल ही रहा है कि और एक्सेसिबल है, इजीली मिल जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल भी हो गया है कि बाहर का खाना, पहले तो थोड़ा सा ऐसा होता था कि बाहर का खाना नहीं खाना है, और खाना है तो कभी किसी विशेष मौके पर ही खाना है। 2-3 महीने में कभी एक बार चॉकलेट आएगी, ऐसा नहीं है कि रोज ही कोई चॉकलेट खा रहा है। अभी सोशली एक्सेप्टेबल हो गया है कि हाँ, बच्चा बाहर गया है तो थोड़ा सा चॉकलेट लेके आ जाएगा, या पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है, इन सब चीजों का हेल्दियर वर्जन ढूंढने की जरूरत है कि बच्चे को अगर पिज्जा खाना ही तो घर में आप सूजी का चीला बना के उसको पिज्जा की तरह प्रेजेंट कर दो, उसका भी मन खुश हो जाए और वो कुछ मैदा की जगह सूजी का चीला ही खा ले। सर, हमारे इंडियन कल्चर में पहले बच्चों को अपने साथ सुलाते थे, एक बच्चा होता था इधर सुला लेते थे, 2 बच्चे होते थे तो इधर और इधर सुला लेते। बट अभी क्रिब्स और कॉट्स का बहुत कल्चर चल गया है कि बच्चा जब बॉर्न हुआ तो ठीक है अपने पास सुलाया, बट वरना उसे कॉट में सुलाओ जिससे वो इंडिपेंडेंट हो। तो क्या ये कल्चर ठीक है? नहीं, कॉट्स एंड क्रिब्स में इंडिपेंडेंट बनाने वाली बात नहीं है। शुरू में तो बच्चे को अपने पास सुलाते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर बच्चा आपके बगल में सो रहा है तो रिस्क होता है कि बच्चे के ऊपर रोल ओवर ना हो जाओ। ओके। तो कुछ टाइम के लिए आप उसे कॉट और क्रिब में रख सकते हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। कुछ टाइम बाद फिर आप अपने पास ले लीजिए। अपने पास रखने का फायदा ये होता है कि बच्चा आपकी क्लोज सुपरविजन में रहता है, बच्चों को आपकी बॉडी हीट मिलती रहती है, आप बच्चे को टच करते रहते हो। लेकिन एज ए मदर या एज ए केयर गिवर आप एक डीप स्लीप में नहीं जा सकते जब तक बच्चा आपके पास है, रोल ओवर। दिस इज द ओनली कंसर्न, 1 साल से बड़े बच्चे को अपने पास सुलाया जा सकता है। हाँ, ओके। हमारे यहाँ तो कॉट क्रिब का ज्यादा कल्चर है नहीं। हमारे यहाँ तो यही है कि भाई एज ए पेरेंट में भी और जैसे एज ए पर्सन हु इज ब्रॉट अप इन इंडियन कम्युनिटी, मैंने यही देखा है कि बच्चा माँ बाप के साथ ही सोता है। इनफैक्ट न्यूबॉर्न बच्चा भी माँ बाप के साथ ही सोता है। मदर कीप्स ऑन अलर्ट होल नाइट एंड शी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड जब मदर रेस्ट पे होती है देयर आर सम अदर फैमिली मेंबर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वो अपने पास सुला लेता है। सर, जब बच्चे चलना शुरू करते हैं या जब क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो वॉकर्स यूज करते हैं कि उसको सपोर्ट करेगा वॉक करने में, तो यूज ऑफ वॉकर इज रिकमेंडेड और नॉट? इट इज नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट इन सो मेनी कंट्रीज यू कैन नॉट हैव अ वॉकर। दूसरी बात यह है कि जो वॉकर, जिसके हम वॉकर की बात कर रहे हैं कि जिसमें बच्चा बैठ जाता है और पैर फंसा के चलता रहता है, ये उतना अच्छा नहीं होता है बच्चे को चलने के लिए। अगर हम वॉकर यूज करना ही चाह रहे हैं, जो बहुत अच्छा होता है वो होता है पुश करने वाला वॉकर, जो ऐसे करके हाँ, जैसे तिकोनी गाड़ी पहले के जमाने में होती थी जिसको बच्चा पकड़ के खड़ा हो जाता था, वो ज्यादा अच्छा होता है। उसमें बच्चे का नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ वॉकिंग है, वो ज्यादा अच्छा होता है। अब पैर फंसा के अंदर बैठने वाले वॉकर में क्या होता है कि बच्चे का वजन तो आ गया उस वॉकर पे, अच्छा, तो एक बोट की तरह अपने पैर से उसको पैडल कर रहा है, ठीक है, तो उसका नेचुरल जो वॉकिंग है वो उसको मिमिक नहीं कर रहा है। नेचुरल वॉकिंग में बच्चे का पूरा वजन अपनी बॉडी पे रहता है और तब वो चलता है। और पैर टेढ़े होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वॉकर में मत बैठो, उसके पैर टेढ़े हो जाएंगे, तो ऐसा भी? अगर बच्चा बहुत ज्यादा पैर को टेढ़ा करके, बच्चा पैर को ऐसे बहुत ज्यादा करके ऐसे पैडलिंग कर रहा है, तो कभी कभी वो टेंडन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ओके। और सर, पॉटी ट्रेनिंग किस एज में बच्चों की स्टार्ट कर देनी चाहिए, या जो डायपर फ्री टाइम होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? पॉटी ट्रेनिंग क्लासिकली हम 2 साल के बाद शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डायपर फ्री टाइम तो हमको पहले भी देना चाहिए। सर्दी में थोड़ा मुश्किल होता है, ठंड लगने के चांस है, अगर गीला हो जाए तो वो कंटेमिनेशन ज्यादा हो जाता है। गर्मी में तो आपको कपड़े की नैपी कुछ टाइम डाल के छोड़ना चाहिए, चाहे वो गीली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी तो भी, क्योंकि डायपर फ्री टाइम के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे की एरिएशन हो जाता है, हवा खुल जाती है। 2 साल के बाद आपको ट्राई करना चाहिए कि पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। आंसर, जैसे अभी प्री स्कूल, प्ले स्कूल या डे केयर के जो कंसेप्ट्स हैं, तो उसमें किस एज तक बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए? सी, above 3 years is schooling, 2 to 3 years we can call it a play school, below 2 years we call it a day care. Okay.
तो डे केयर तो एक आपका एक सोशल सपोर्ट सिस्टम है। अगर दोनों पेरेंट्स घर पे नहीं है किसी वजह से, तो यू कैन यूज द सर्विसेज ऑफ ए गुड डे केयर। ओके। एक अच्छे डे केयर में आपके बच्चे को अच्छी केयर मिलेगी, दे विल टेक गुड केयर। प्री स्कूल हम एक बच्चे को एक फैमिली एनवायरनमेंट देने के लिए, एक बाकी बच्चों से इंटरेक्ट कराने के लिए, और एक स्कूल के लिए बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी को हैंडल करने के आप प्री स्कूल भेज सकते हो। ओके। क्योंकि प्री स्कूल में बच्चे का टाइम थोड़ा कम होता है और कुछ पढ़ना नहीं होता है, कुछ टारगेट अचीव नहीं करने होते हैं, तो बच्चा जाता है, माँ बाप से अलग होना सीखता है, बाकी बच्चों के साथ बदमाशी करना सीखता है, टीचर की बात सुनना सीखता है। और कई जगह ऐसा होता है कि सिंगल चाइल्ड है घर में, तो उसको एक बाकी बच्चों के संग एडजस्ट करने में आसानी होती है। इसके लिए हम प्री स्कूल भेज सकते हैं। सर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं या इसमें एडेड प्रोटीन है, तो उससे आप हेल्दी हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। तो हाउ इफेक्टिव आर दे? देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो अगर हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो हमें सारा प्रोटीन, सारा कार्बोहाइड्रेट, सारा शुगर, सारा एंटीऑक्सीडेंट उस डाइट से ही मिल सकता है। अब सप्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी डाइट में कोई चीज मिसिंग है तो वो पूरा कर देगा। ओके। एंड दे वर्क ऑन ओवरफ्लो प्रिंसिपल, कि अगर डाइट में वो मिसिंग नहीं भी है और आप ले लोगे तो नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट ले रहा है, बैलेंस डाइट को समझ के अपने बच्चे में सारे कंपोनेंट्स ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है, वेजिटेबल्स ले रहा है, सीरियल्स ले रहा है, दाल ले रहा है, एनिमल प्रोटीन्स ले रहा है, चाहे दूध ले रहा है, चाहे एग ले रहा है, चाहे नॉनवेज डाइट ले रहा है, और कुछ अनकुक्ड भी चीजें ले रहा है, सैलेड्स एंड फ्रूट्स अनकुक्ड भी ले रहा है, तो उसको किसी सप्लीमेंट की कोई जरूरत तो नहीं है। तो अगर हेल्दी पास्ता बना के दे रहे हो या अगर पिज्जा बेस्ड मल्टीग्रेन है तो वैसा अपन दे सकते हैं। हाँ, बेसिकली अगर आप कोई भी चीज घर में बना रहे हो, अगेन इटली में जो पिज्जा बनता है वो जंक फूड नहीं है। इटली में जब जाके खाओगे पिज्जा तो दैट इज नॉट जंक फूड, दैट्स अ वेरी हेल्दी पिज्जा। हमारे यहाँ जो पिज्जा बन रहा है वो जंक फूड है। तो फूड भी कल्चर के हिसाब से और जगह के हिसाब से बदल जाता है। मैंने अपनी पढ़ाई चेन्नई से करी है। चेन्नई में जो नॉर्थ इंडियन मिलता है वो जंक फूड है, क्योंकि वो पनीर और बटर नान ही मिलता है नॉर्थ इंडियन के नाम पे। हमारे घर में जो नॉर्थ इंडियन खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो जंक फूड नहीं है। तो आप पहले समझो कि हम क्या बना रहे हैं, क्या वो अच्छा है या जंक फूड है, और अगर वो हेल्दी तरीके से बनाया जा रहा है तो वो जंक फूड नहीं। तो सर अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि आजकल एक बच्चा कंसीव करने से जब तक वो इस दुनिया में आता है हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली उसकी पेरेंटिंग के लिए 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल पे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जहाँ हम बहुत डिस्कशन करते हैं। और पेरेंटिंग बहुत बदल गई है, बच्चों का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड पेरेंट्स वो भी बदल गया है। बच्चे थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं या उनकी बिहेवियरल चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल चेंजेस, स्क्रीन टाइम एक्सेट्रा, जो भी हो सकता है। तो हमारे पेरेंट्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि उनको अपनी पेरेंटिंग इन जनरल कैसी रखनी चाहिए? एक वर्ड होता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस में जब बच्चे हो जाते हैं तो लाइफ का शेयर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यू हैव टू पे विद योर टाइम विच इज द मोस्ट प्रेशियस असेट राइट नाउ। तो थोड़ा सा समय जरूर निकालिए अपने बच्चे के लिए। आपको अपने कैरियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, पर आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट समझ के मत कीजिए, उसे इन्वेस्टमेंट समझ के कीजिए। वो बाद में आके आपको बहुत अच्छा फल देगा। जो समय आज अपने बच्चे को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कल वो आपको कई गुना बढ़ के आपको सेटिस्फेक्शन देगा, खुशी देगा। बाकी कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद वाली भावना से बच्चे मत पालिए। अपने बच्चे को इंडिविजुअल बेसिस पे रखिए, अपने बच्चे को अपने समय से फलने फूलने दीजिए। बहुत छोटी चीज़ है, पहले भी पेरेंटिंग मुश्किल थी, हमारे पेरेंट्स के लिए भी पेरेंटिंग मुश्किल थी, मेरे लिए भी पेरेंटिंग मुश्किल है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तो पेरेंटिंग ही है। एकेडमिक्स में तो मुझे कोई ईश्वर की कृपा से समस्या हुई नहीं, प्रैक्टिस में भी ईश्वर की कृपा से कोई समस्या हुई नहीं। जो सबसे बड़ा चैलेंज एज ए पर्सन मुझे फेस किया है वो पेरेंटिंग में ही किया है। अब खुद मैं पेडियाट्रिशियन हूँ। तो वो एक पीडियाट्रिशियन एक एकेडमिक एक्सरसाइज है और पेरेंटिंग एक लाइफ एक्सरसाइज है। तो जैसे बताया है कि जब पेरेंट हो जाते हैं तब आपका वर्क लाइफ बैलेंस में आपका लाइफ का कंपोनेंट बढ़ जाता है। मैं और मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, तो हम पर्सनल बेसिस पे कह सकते हैं कि यस, हमने अपनी जिंदगी में समय को ही सबसे इम्पोर्टेंट माना है जो हमने बच्चों को दिया है। बाकी चीजें तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी स्तर से करता ही है। तो समय निकालिए, समय बचा हुआ समय नहीं है, समय बचा के रखिए। कई बार लोग कहते हैं कि सब काम खत्म होने के बाद लास्ट में थोड़ा सा बच्चों को देख लेंगे,
उसको लास्ट के लिए मत रखिए, उसको बीच में कहीं सेट कर लीजिए। और अगर आप अपने बच्चों को समय दे रहे हैं, अगर अपने बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं, मोबाइल से थोड़ा सा दूरी अपनी स्वयं की बनाइए। आपकी दूरी बनी रहेगी तो बच्चों की दूरी अपने आप ही बन जाएगी। और कंपटीशन मत करिए, दूसरे बच्चे से कंपटीशन मत करिए, अपने आप से अपने बच्चे का कंपटीशन मत करिए। बच्चे को उसको समझते रहिए। और बाकी पेरेंटिंग इज अ वेरी वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। एक पेरेंट बन के ही आपको समझ में आता है कि पेरेंटिंग लाइफ में कितना मीनिंग ऐड करती है। उससे पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, शायद किसी और को भी नहीं समझ में आएगा। ये वो चीज है जो जब आप उसके थ्रू गुजरते हो तभी आप उसको वैल्यू समझ में आती है। यस सर। एंड मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ कि पेरेंटिंग चाइल्ड टू चाइल्ड भी बहुत वेरी करती है। व्हेन यू हैव अ फर्स्ट चाइल्ड इट्स अ डिफरेंट पेरेंटिंग, एंड नाउ आई एम अ मदर ऑफ अ सेकंड चाइल्ड, तो आई कैन एक्सपीरियंस वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वो इसलिए क्योंकि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। यस। जब आप अपने एक चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड से बराबरी नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो आप ये तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि किसी और पेरेंट के चाइल्ड से उसकी बराबरी करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। So I think you had a very fruitful words from sir. So anybody who is in Delhi NCR and want to visit sir, so you can contact him. The location is in the description. And for online consultancy also, his website is there in description. You can book an appointment online and consult sir. Thank you so much. Thank you very much.